जमीन, घर और ऑफिस सबको मिला के 5 करोड़ हो जाएंगे। और ये सब आपका है? हाँ भाई, बिल्कुल मेरा है। अगर जो कुछ आपका है वो मेरा हो जाए तो? पिला पिला कर मारने का इरादा है क्या? आप पियोगे, खूब पियोगे, होश में नहीं रहोगे, आसान हो जाएगा ना काम। तो नशे में गाड़ी ठोक दूंगा, घर पहुंचने की बजाय सीधा ऊपर चला जाऊंगा। एग्जैक्टली। खुद नहीं जाओगे तो मैं पहुंचा दूंगी। आप बस पियो, जितना जी चाहे उतना पियो। कभी कभी इंसान की कोई कमजोरी सामने वाले का वो हथियार बन सकती है जिसकी नोक पर वो उस इंसान से जो चाहे करवा सकता है, उसका सब कुछ हड़प सकता है। हम हर सामने वाले के इरादे पर शक नहीं करते, लेकिन अगर सामने वाला हमारी कमजोरी को बढ़ावा दे तब शक की गुंजाइश बनती है। तब सतर्क होना जरूरी हो जाता है कि कहीं सामने वाले का इरादा गलत तो नहीं, कहीं सामने वाला हमारी कमजोरी के हथियार से कोई गलत वार करने पर तो नहीं तुला है। अब तुम पूछोगे निखिल कि कल हम जा रहे हैं कि नहीं? हाँ भैया, हम यही पूछने वाले थे। हाँ भाई, जा रहे हैं हम आजमगढ़, और साथ में अम्मा और रोहन भी चल रहे हैं हमारे साथ। भैया आप पी रहे हैं? हाँ, लेकिन थोड़ी सी पी है। भैया आप तो थोड़ा सीरियस हो जाइए, कल पहली बार अंकिता से मिलने जा रहे हैं। अंकिता से पहली बार मिल रहे हैं? शादी तो पहली बार नहीं कर रहे। लेकिन भैया आपकी शराब की आदत से कहीं बनती हुई बात ना बिगड़ जाए। बात कैसे बिगड़ेगी? अंकिता को सब पता है, हमने सब कुछ उसे पहले ही साफ साफ बता दिया। क्या बता दिया? यही कि शौक के लिए पी लेते हैं। मतलब? हम समझे नहीं। मतलब ये कि हम शौक के लिए पीते हैं, शराबी नहीं है। तो क्या आप रोज पीते हैं? लगभग रोज। देखो अंकिता, हम मिले, हमारे घर वाले मिलकर हमारा रिश्ता जोड़े, उससे पहले हमें लगा कि हम अपनी बुरी आदत के बारे में तुम्हें बता दें, सो हमने बता दिया। अब फैसला तुम्हें करना। अब आपने इतनी ईमानदारी से अपनी बुरी आदत भी हमारे सामने रख दी है, हम बोले तो क्या बोले? सब कुछ साफ साफ बोल दिया। भैया शादी से पहले की बात अलग होती है, शादी के बाद के हालात कुछ और होते हैं। हाँ भाई, तुम ठहरे शादीशुदा, हम ठहरे तलाकशुदा, अब तुम ही तो हमें सलाह मशवरा दोगे। भैया हम आपको सलाह नहीं दे रहे, हम और अम्मा तो बस यही चाहते हैं कि आपका घर फिर से बस जाए, आपको अच्छी पत्नी मिले और रोहन को माँ। अच्छा चल, अब रखते हैं, सुबह आजमगढ़ निकलने से पहले फोन करेंगे। ठीक है भैया, गुड नाइट। तो भैया जा रहे हैं कल? हाँ, कल सुबह निकलेंगे आगरा से और शाम तक आजमगढ़ पहुंच जाएंगे। अच्छा है ना, आप भी तो यही चाहते थे कि भैया आजमगढ़ जाएं और अंकिता से मिलें। अम्मा, रोहन सो गया क्या? हाँ, तो आज फिर पी के आया? अम्मा, आज फिर हमें आप 2 बातें सुनाएंगी? नहीं सुनाएंगे, चले जाएंगे निखिल के पास। बस एक बार तेरी शादी अंकिता से करवा दे। याद है ना कल सुबह जाना है? हाँ माँ, याद है हमें, और ये भी याद है कि गाड़ी हमें चलानी है। जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तेरे लिए कर रहे हैं, समझते हम। तू भी बहुत छोटा है, तुझे माँ की जरूरत है ना। पवन ने दोबारा शादी करने का फैसला किया था। अगले दिन वो अपनी होने वाली पत्नी अंकिता से मिलने जा रहा था। प्लान आगरा से आजमगढ़ जाने का था, लेकिन इस प्लान के परे एक और प्लान भी आकार ले रहा था। लेकिन इन दोनों में से एक ही प्लान अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था।
आ जाओ। The number you have called is currently not reachable. Please try again. निखिल, ये लीजिए आपका Called is currently not reachable. क्या हुआ? भैया और अम्मा दोनों का ही फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। लेकिन आपकी सुबह ही तो बात हुई थी ना, जब वो लोग निकले थे। हाँ, लेकिन उस बात को 2 घंटे हो गए हैं। निखिल, आप परेशान मत होइए, हो सकता है हाईवे पे होंगे, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा। बाद में ट्राई करते हैं। ठीक है, बाय। The number you have called is currently not reachable. स्टंपिंग मास्टर चल। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. The number you have called is currently not reachable. क्या हुआ? भैया पहुंच गए आजमगढ़? पता नहीं, अम्मा और भैया दोनों का ही फोन अनरीचेबल आ रहा है सुबह से। आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे सफर में देर सवेर तो होती रहती है। आप गोवर्धन चाचा को फोन लगाइए ना। हाँ निखिल बेटा, कैसे हो तुम? हम ठीक है चाचा जी। पवन भैया से बात करनी थी। पवन तो अभी तक आया ही नहीं। हम भी तुमसे यही पूछने वाले थे कि ये लोग निकले भी हैं कि नहीं। चाचा जी, वो लोग तो आज सुबह ही निकल गए थे। हमारी बात भी हुई थी भैया से सुबह 7 बजे के आसपास। तो अब तक तूने आ जाना चाहिए था। हो सकता है रास्ते में गाड़ी वाड़ी खराब हो गई हो सकता है, पर अब तो हमें फिक्र होने लगी है। तो रास्ते में हो सकता है ट्रैफिक ज्यादा हो, उसकी वजह से देर हो गई हो। हाँ चाचा जी, लेकिन फोन तो करना चाहिए था। तुम फिक्र मत करो, हमें अंकिता के परिवार वालों को कल दोपहर के बाद ही मिलना है। और पवन बेचारा अकेला ही तो है ड्राइव करने वाला। थकान की वजह से हो सकता है कहीं रुक गए होंगे, सुबह तक आ जाएंगे। चाचा जी, देर रात हो या सुबह, जैसे ही वो लोग आए हमारी तुरंत बात कराइएगा। ठीक है बेटा। क्या हुआ? भैया अभी तक पहुंचे नहीं? आप किसे फोन लगा रहे हैं? निखिल, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे सफर में तो देर सवेर होती रहती है ना। आप टेंशन मत लीजिए, सो जाइए। देखिएगा सुबह सुबह भैया खुद ही फोन करेंगे। अगले दिन सुबह निखिल को फोन तो आया, लेकिन यह फोन पवन या उसकी मां ने नहीं किया। यह फोन उत्तर प्रदेश के बनारस शहर से आया, चौंकाने वाली जानकारी के साथ। हेलो, निखिल भारद्वाज। जी हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर विवेक माथुर बोल रहा हूँ, सांची नगर आउटर बनारस पुलिस स्टेशन से। जी बोलिए। देखिए, आज सुबह हमें एक कार मिली, डार्क ग्रे कलर की, जिसका नंबर है UP XX2988। क्या ये गाड़ी आपकी है? हाँ, हमारी कार है। क्या हुआ? दरअसल आपकी ये गाड़ी हमें बनारस हाईवे के पास जंगलों में मिली।
सर उसमें हमारे भैया, हमारी अम्मा, हमारा भतीजा भी था। वो लोग कहाँ हैं? जी हमें सिर्फ गाड़ी मिली है, गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था। आरटीओ से हमने आपका नंबर पता लगाया। लेकिन सर वो तीनों कल सुबह आगरा से आजमगढ़ के लिए निकले थे, तो बनारस कैसे पहुंच गए? देखिए इस बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, आप जितनी जल्दी हो सकता है आ जाइए। ठीक है सर। निखिल क्या हुआ, किसका फोन था? बनारस पुलिस को भैया की कार मिली है। बनारस पुलिस? हाँ निखिल बेटा, हम तुम्हें ही फोन करने वाले थे, ये लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं। वो अंकिता के पापा भी पूछ रहे थे पवन के बारे में। चाचा जी बनारस पुलिस को हमारी कार मिली है जंगल के पास। बनारस? कहाँ आजमगढ़, कहाँ बनारस? अच्छा चाचा जी, हम अपने सीनियर से परमिशन लेके निकलते हैं बनारस के लिए। आप अंकिता के पेरेंट्स को समझा दीजिए। तुम उसकी फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे। ठीक है चाचा जी, पहले तो सामान पैक करो। बात काफी सीरियस है, तुम्हें जल्द से जल्द निकलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी फैमिली सेफ होगी। मैं भी यही प्रे कर रहा हूँ, बट बहुत टेंशन हो रही है सर। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम जल्द से जल्द बनारस पहुंचो। अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। थैंक यू सर। नहीं, कल हमने 1-2 बार कोशिश की थी, लेकिन फोन तो अनरीचेबल था उनका। अंकिता आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी भैया से? परसों। तब उन्होंने हमसे कहा कि कल वो गोवर्धन चाचा के यहाँ आ जाएंगे और आज वो हमारे घर आने वाले थे। हम आज बनारस पहुंच जाएंगे, अब वहीं जाके कुछ पता चलेगा। सुनिए, जैसे ही आपको कुछ पता चले हमको भी एक कॉल कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। कुछ पता चला बेटे? निखिल भैया आज बनारस पहुंचने वाले हैं। बनारस पुलिस को पवन जी की गाड़ी मिली है। आज ही तो सब कुछ तय होने वाला था, पता नहीं किसकी नजर लग गई। हमने कार की पूरी चेकिंग की, पर कार में एक भी डेंट नहीं मिला। इसका मतलब कि एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। लेकिन सर उनका सारा सामान गायब है, हो सकता है उन्हें किसी ने लूट लिया हो। अगर किसी चोर ने लूटा होता तो वो कार छोड़ के क्यों जाता? निखिल ऐसा भी तो हो सकता है कि माँ, भैया और रोहन निकले ही ना हो आगरा से आजमगढ़ के लिए। हो सकता है कि वो घर पे हों। वो आगरा में होते तो कार यहाँ क्या कर रही है? और अगर घर पर होते तो लैंडलाइन का नंबर तो उठाते ना। मुझे लगता है कि हमें एक बार आगरा का घर जाके चेक करना चाहिए। यहाँ तो ताला लगा है, तुम्हारे पास दूसरी चाबी है ना? हाँ। दो। तो कोई भी नहीं, और ऐसा भी लगता है कोई जबरदस्ती घर के अंदर घुसा हो। हाँ, कहीं पीछे बागान में तो नहीं है? आप एक बार चेक करके आइए बागान में। ठीक है। The number you have called is currently not reachable. Please try again. नहीं लग रहा, फाइल हमें डर लग रहा है। वो पक्का आजमगढ़ के लिए निकले थे। ये रास्ते में उनके साथ कुछ
नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? सर 2 दिन पहले यानी 16 अप्रैल को सुबह करीब 7 बजे हमारी अम्मा, हमारे भैया और हमारा भतीजा तीनों हमारी कार में आगरा से आजमगढ़ के लिए निकले थे। सर 2 दिन हो गए, अभी तक उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और उनका फ़ोन अनरीचेबल आ रहा है। कल यानी 17 अप्रैल को बनारस पुलिस को वही कार आउटर बनारस के जंगल के पास मिली। आपकी उनसे आखिरी बार बात कब हुई थी? सर 16 की सुबह करीब 7 बजे। हम जानते थे जाने से पहले तुम्हारा फोन जरूर आएगा। अच्छा, और हमें पता था आप हमें फ़ोन नहीं करेंगे निकलने से पहले। बेटा तुम चलते हो हमारी आजादी से, इसीलिए हमारी शादी करवा देना चाहते हो, है ना? अरे भैया, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप लाइफ में सेटल हो जाएं। और हमारे ख्याल से अंकिता जी आपके लिए बिल्कुल सही हैं। भैया जो हुआ उसे भूल जाइए और आगे की सोचिए। रोहन चलो गाड़ी में बैठो। वैसे भैया आपको 7 बजे निकलना था ना, आप निकले नहीं अभी तक? अरे सारी तैयारी हो चुकी है, सामान डिक्की में रखा जा चुका है, अम्मा और रोहन गाड़ी में बैठ चुके हैं। बस 1 मिनट के अंदर आजमगढ़ के लिए मार्च शुरू होगी। और इसके 2 घंटे बाद से करीब 9 बजे से मैं उनका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उनका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है। आपके भाई आजमगढ़ जा रहे थे अपनी शादी के लिए लड़की देखने? जी सर, अंकिता नाम है उनका। दरअसल हमारे चाचा जी जो आजमगढ़ में रहते हैं वही ये रिश्ता लाए थे। ये हमारे भैया की दूसरी शादी होने वाली थी। आपके भाई जा रहे थे आजमगढ़, गाड़ी मिलती है बनारस में, वो भी खाली बिना सामान के? जी सर। हम मिसिंग केस दर्ज करके तहकीकात शुरू करते हैं। इसके लिए हमें आपके भाई, आपकी माँ और आपके भतीजे की फोटो चाहिए। हम ये फोटोज स्टेट के सभी पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सर। सुनिए, कहीं रजनी को पता तो नहीं चल गया कि भैया दूसरी शादी कर रहे हैं? पवन भारद्वाज, उसकी मां, उसका बेटा रोहन, क्या हुआ था इन तीनों के साथ? कहां थे ये तीनों? बहुत जल्द इन सवालों का बांध टूटने वाला था। कई संभावनाएं, कई अलग अलग एंगल्स एक बाढ़ की शक्ल में उभर कर आने वाले थे। संभावनाओं और शक की ये बाढ़ कई खोखले रिश्तों को जड़ समेत उखाड़ कर फेंकने वाली थी। ऐसी ही एक रिश्तेदार थी रजनी, पवन की पहली बीवी, रोहन की मां। रजनी को शायद पता चल गया हो, पर तुम क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही मन में ख्याल आया कि कहीं क्या पायल, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि रजनी ने कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। बस हमारा मन बहुत घबरा रहा है, बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं मन में। कहीं अम्मा, भैया और रोहन के साथ कुछ गलत ना हो गया। एक 35 साल का आदमी, साथ में एक 65 साल की औरत और एक 8 साल का बच्चा। नहीं सर, हमारे हॉस्पिटल में पिछले 4 दिनों से ऐसा कोई केस नहीं है। पुलिस ने आगरा से आजमगढ़ के रास्ते में आने वाले सभी अस्पतालों में पूछताछ की। उस रूट के सभी पुलिस स्टेशंस में तीनों गुमशुदा लोगों की फोटो और डिटेल्स भिजवाई गई। उस हाईवे पर स्थित सभी होटल्स और लॉजेस को भी चेक किया गया। सर, 0 रिजल्ट। पवन भारद्वाज और उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। पवन भारद्वाज और उसकी मां के फोन रिकॉर्ड्स निकलवा। एक 35 साल का आदमी, साथ में बुजुर्ग मां और 8 साल का बेटा। सोचने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ऐसे कहीं भी गाड़ी छोड़कर वो अपनी मर्जी से कहीं चले गए, और अगर चले भी गए तो क्यों? सर, पवन दूसरी शादी करने के लिए लड़की देखने जा रहा था। कहीं कुछ खटास तो नहीं है पहली शादी में या फिर दूसरी शादी में? लेकिन अगर ऐसा है भी तो कोई दूसरे शहर में गाड़ी छोड़कर क्यों कहीं चला जाएगा? और सर, बनारस एकदम ऑफ रूट। कहाँ आजमगढ़, कहाँ बनारस? बनारस पुलिस से बात की? जी सर। हमारी टीम गश्त पर थी, तभी हमारी नजर इस लावारिस गाड़ी पे पड़ी। गाड़ी के अंदर चाबी तो लगी थी पर था कोई नहीं। हमने काफी देर इधर उधर देखा पर किसी का भी पता नहीं चला। सर, बड़ा अजीब लग रहा है केस। ये निखिल, पवन का छोटा भाई, 16 तारीख की सुबह 7 बजे पवन को फोन करता है, इत्मीनान करता है कि भाई घर से निकला है कि नहीं, और फिर 2 घंटे बाद यानी 9 बजे फिर दोबारा से फोन करता है। उसे शायद फिक्र हो रही थी कि उसकी फैमिली सही सलामत है भी या नहीं, या फिर उसे ये फिक्र हो रही थी कि फैमिली सलामत रही भी है या नहीं, और ये कंफर्म करने के लिए उसने फोन किया। हो सकता है। कुंदन, नफरत ज्यादा हो या फिर प्यार, नुकसान दोनों से होता है।
हो सकता है इस फैमिली के गायब होने में फैमिली के ही किसी मेंबर का हाथ हो। हेलो, हम रजनी बोल रहे हैं। हाँ रजनी बोलिए, निखिल बोल रहे हैं। हमको रोहन से बात करनी है। रोहन तो अभी यहाँ नहीं है। कहाँ गया? हम पवन का फोन भी लगा रहे थे, बहुत बार ट्राई किया, अनरीचेबल बता रहा है। भैया, अम्मा और रोहन तीनों आजमगढ़ गए हैं। भैया शायद अपना फोन चार्ज करना भूल गए। ठीक है, जब भी तुम्हारी उनसे बात हो कह देना हमारी रोहन से बात करवा दो। ठीक है। इस वक्त रजनी का फोन आना कुछ अजीब नहीं लगता? रोहन से बात करना चाहती है। भैया का फोन नहीं लग रहा, इसलिए लैंडलाइन पे फोन किया। पता नहीं निखिल, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अनर्थ होने वाला है। सब इंस्पेक्टर कुंदन ओझा, चित्रपुर पुलिस स्टेशन, आगरा। सब इंस्पेक्टर राकेश मेहरा बोल रहा हूँ, पद्मागढ़ थाना, इलाहाबाद से। जी बोलिए। आपने 3 मिसिंग लोगों के फोटोज सर्कुलेट किए थे, पवन भारद्वाज और उसके परिवार के। हाँ, कुछ पता चला उनके बारे में? उनमें से जो 8 साल का बच्चा मिसिंग है, रोहन भारद्वाज। क्या पता चला उनके बारे में? पेशाब करके आते हैं। शंभू, राघव। रोहन भारद्वाज। बच्चे के साथ उसके पिता और दादी भी थे, उनका कुछ पता चला? जी नहीं, जहां हमें रोहन की लाश मिली थी हमने आसपास का सारा एरिया छान मारा, हमें और कोई बॉडी नहीं मिली। पवन भारद्वाज, उसकी मां नंदिता भारद्वाज और पवन के 8 साल के बेटे रोहन भारद्वाज के गायब होने के 2 दिन बाद रोहन की लाश मिली। मामला काफी संगीन हो चुका था। पुलिस की शक की सुई अब दूसरे प्लान की तरफ घूमने लगी, जो शायद पवन की फैमिली के आजमगढ़ जाने के प्लान के साथ साथ बनाया गया था। सर, पवन भारद्वाज और उसके मां नंदिता भारद्वाज के फोन रिकॉर्ड्स आ गए। क्या कहते हैं ये फोन रिकॉर्ड्स? फोन स्विच ऑफ होने से पहले लास्ट लोकेशन थी इटावा। इटावा? फोन स्विच ऑफ होते हैं इटावा में और कार मिलती है बनारस के पास से, और रोहन की लाश मिली इलाहाबाद के जंगल से। मतलब पूरा एक ट्रायंगल बना। लगता है ये ट्रायंगल किसी ने हमें उलझाने के लिए बनाया होगा। कुंदन, एक काम करो, इटावा पुलिस से कांटेक्ट करो और पूछो कि पवन और नंदिता भारद्वाज के बारे में किसी को पता चला क्या, और पद्मागढ़ पुलिस से कहो कि पवन भारद्वाज और नंदिता भारद्वाज के लिए सब जारी रखें। कुंदन, ऐसा लग रहा है कि इस फैमिली के आजमगढ़ जाने के प्लान के साथ साथ किसी ने इस त्रिकोण के लिए भी प्लान बनाया होगा। पवन भारद्वाज और नंदिता भारद्वाज को ढूंढने के लिए इलाहाबाद के बाहर के एरियाज में एक मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस को एक तरफ जहां यह उम्मीद थी कि वो उन्हें जिंदा ढूंढ लेंगे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें यह आशंका भी थी कि शायद उनकी यह उम्मीद अधूरी न रह जाए। किसने मारा हमारे रोहन को? रोहन की बॉडी पुलिस को आउटर इलाहाबाद से मिली। पवन कहाँ निकल? भैया और अम्मा का अभी तक कुछ पता नहीं चला। कहाँ छुपा बेटा वो? क्यों किया उसने हमारे बेटे के साथ ऐसा? ये क्या कह रही हो तुम? क्यों मारा हमारे बेटे को उसने? क्यों मारा हमारे बेटे को? क्यों किया हमारे रोहन के साथ ऐसे? रोहन भैया का भी बेटा था। 4 साल का था जब तुम उसे अकेला छोड़ के चली गई थी, जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमने सोचा माँ हो तुम उसकी, तुम्हें जानने का हक है, इसलिए फोन किया। लेकिन तुम्हें ये सब सोचते हुए शर्म नहीं आती? हमको समझे नहीं। तुम्हारे भाई आजमगढ़ जाने वाले हैं, ये बात किन किन लोगों को मालूम थी? हमें, हमारी पत्नी और गोवर्धन चाचा को, जिनके यहाँ वो रुकने वाले थे।
और अंकिता और उसके परिवार को? जी हाँ सर। निखिल, तुम्हारे भाई की शादी तुम्हारे भाई की मर्जी के खिलाफ हो रही थी क्या? बिल्कुल नहीं सर। जब ये बात आई थी तब भैया शुरुआत में थोड़ा हिचकिचा रहे थे दूसरी शादी करने के लिए, फिर भैया ने काफी सोचा और हाँ कर दी। ये प्लान भी काफी सोच समझ कर बनाया गया था। कैसा प्लान सर? हमें लगता है तुम्हारे भाई के आजमगढ़ जाने के प्लान के साथ साथ किसी ने एक और भी प्लान बनाया था। हर जुर्म के पीछे एक मकसद होता है, इस जुर्म के पीछे भी था, लेकिन हम ठीक से देख नहीं पाए। तुम्हारे भतीजे को मार डाला गया, तुम्हारा भाई और मां मिसिंग है। तुम्हारे भतीजे की लाश हमें कहीं और से मिलती है, तुम्हारे भाई की कार कहीं और से, तुम्हारे भाई और मां के फोन कहीं और स्विच ऑफ होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्लान काफी पहले से बनाया जा रहा था। एक बड़ा प्लान, एक बड़ा मकसद हासिल करने के लिए। तुम्हारे भतीजे को मारकर तुम्हारे भाई और मां को गायब करके किसका फायदा हो सकता है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। एक्सक्यूज मी। हाँ कुंदन बोलो। सर, इस पवन भारद्वाज की प्रॉपर्टी किसी सोने की खदान से कम नहीं है। कोठी और बागान दोनों मिलाकर टोटल वैल्यू करीब 5 करोड़ की होगी। किसके नाम पर है प्रॉपर्टी? सारी प्रॉपर्टी पवन और निखिल के पिता पुरुषोत्तम भारद्वाज के नाम पर। हालांकि उन्होंने कोई वसीयत तो बनाई नहीं, लेकिन जाहिर है दोनों बेटों का हक तो होगा ही उसमें, और रोहन का भी होगा ही। निखिल, तुम्हारा भाई और मां कहां है? आप हमसे पूछ रहे हैं? सर शायद आप भूल रहे हैं कि हमें उनकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखाने आए थे। नहीं भूल रहे। और यह भी नहीं भूल रहे मिस्टर निखिल कि 16 अप्रैल को तुम्हें अपने भाई की कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही थी। सुबह 7 बजे यह जानने के लिए फोन किया कि तुम्हारा भाई घर से निकला है या नहीं, और उसके 2 घंटे बाद यह जानने के लिए फोन किया कि वो इस वक्त कहां पर है। फोन ट्राई करना कोई गुनाह है क्या? बिल्कुल गुनाह नहीं, लेकिन डिपेंड इस बात पर करता है मिस्टर निखिल कि फोन किस इरादे से किया गया है। इरादा क्या हो सकता है सर? हमें अपने भाई की फिक्र थी बस। भाई की या प्रॉपर्टी की? ये क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? देखिए हमारा भतीजा मारा गया है, हमारी अम्मा हमारे भैया मिल नहीं रहे हैं, और आप उन्हें ढूंढने के बजाय हम पर ये घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। 5 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है मिस्टर निखिल। किसी का भी माल किसी की भी नियत तक मंगा सकती है। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे पति सीआरपीएफ में ऑफिसर है, अच्छा कमा लेते हैं, और वैसे भी बागान का सारा मुनाफा तो भैया को जाता है। इनकी जिंदगी में पैसों से ज्यादा रिश्ते मायने रखते हैं। बहुत लगाव है इन्हें अपने भैया से। जब उनकी शादी टूटी थी तो इन्होंने ही उन्हें संभाला था। इन्हें बागान के पैसे और मुनाफों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही थी। पैसों की नहीं, हमें अपने भाई की फिक्र है। बागान के फल बेचकर जो भी पैसे आते हैं भैया शराब में उड़ा देते हैं। कई बार तो अम्मा को हम पैसे भेजते थे घर चलाने के लिए। देखिए सर, आप जो भी सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है। गलत तो उन लोगों की सोच होती है निखिल, जो एक जमीन के टुकड़े के लिए अपनों के टुकड़े टुकड़े करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। और ऐसा हमने 1-2 नहीं, कई केसेस में देखा है। आप हमारी अम्मा और हमारे भैया को ढूंढे और ये पता लगाइए हमारे भतीजे को किसने मारा। आप अपना काम ठीक से करिए, सारे इल्जाम हम पर मरने का शॉर्टकट मत अपनाइए। ऐसे ताने भी हमने कई केसेस में सुने कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, शॉर्टकट अपना रहे। बैठिए बैठिए बैठिए। हमने अच्छी तरह से समझ लिया मिस्टर निखिल कि आप कितने जिम्मेदार बेटे हैं, कितने जिम्मेदार भाई हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दो मिस्टर निखिल कि आपके भाई की दूसरी शादी की प्लानिंग के साथ साथ एक और प्लानिंग की जा रही थी, जिसके चलते यह सब हुआ। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस प्लान का पर्दाफाश करके रहेंगे। क्या है? डिवोर्स पेपर हमने साइन कर दिया। जब आप पूरी तरह से होश में आ जाए तो खुद भी कर दीजिएगा। हम जा रहे हैं। रजनी, रजनी, नहीं पर बात क्या हो गई? सुन, अरे ये क्या कर रही हो तुम? रजनी सुन, ये सब
अब होश आ गया तुमको? रजनी ऐसे कैसे जा रही है अचानक? अचानक कुछ भी नहीं हुआ है पवन। कितना दिन से वो धमकी दे रही थी, अरे हमारे सर पे नाच रही थी सो अलग। पर तुम्हें कहाँ दिखाई देता है? तुम तो अपने नशे में मस्त थे। न तो तुम्हें हमारी बात सुनाई दे रही थी और ना ही उसकी धमकी। पर ऐसे कैसे वो रोहन को छोड़ के जा सकती है? कल रात ही वो हमको बताती थी कि वो तुम्हें तलाक देकर जा रही है। सर, निखिल के फोन रिकॉर्ड स्कैन किए, शक करने जैसा कुछ भी नहीं निकला। पद्मागढ़ पुलिस से कुछ पता चला? नहीं सर। इस बात के चांसेस कुछ कम ही लग रहे हैं कि पवन भारद्वाज और उसकी मां नंदिता भारद्वाज इस समय जिंदा हो। हाँ, अगर ये गायब होने का प्लान उन्होंने खुद ही बनाया है तो बात अलग है। सर लेकिन वो ऐसा करेंगे क्यों? पवन को आखिर अपने बेटे को मार के मिलेगा क्या? और अगर वो ऐसा सोचे भी तो इन सब में उनकी माँ क्यों उनका साथ देगी? रोहन आखिर पोता था उनका। इस केस में ना तो कोई सस्पेक्ट ना ही कोई मकसद सामने आ रहा है। चलो मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी कोई मकसद नहीं था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दूसरी शादी वजह है इनके गायब होने के पीछे? सर अगर ये शादी वाला एंगल सोचे भी तो इन सब के पीछे दो औरतों को सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला था। एक पवन की एक्स वाइफ रजनी और दूसरी उसकी होने वाली बीवी अंकिता। हो सकता है इन दोनों के पास मोटिव हो। रजनी को अपने एक्स हस्बैंड की दूसरी शादी की बात सुनकर गुस्सा आया हो, और यह भी हो सकता है कि अंकिता की जिंदगी में कोई दूसरा आदमी हो और उस पर यह शादी जबरदस्ती थोपी जा रही हो। हमारी निखिल से बात हुई, पवन और उसकी मां का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। एक्स वाइफ और होने वाली वाइफ दोनों पर शक बनता है। एक काम करो, एक्स वाइफ रजनी के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, सबसे पहले उसी से सवाल जवाब करते हैं। सर अपना कोई खबरी है आजमगढ़ में? एक है सर, चंदू। उसे कहो कि अंकिता की कुंडली निकाले और पता करे कि यह शादी वो अपनी मर्जी से कर रही थी या मजबूरी में। नो सर, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली, और मुझे यकीन है कि वो दोनों जरूर मिलेंगे जिंदा। हाँ जरूर मिलेंगे, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। अगर तुम चाहो तो इन्वेस्टिगेशन स्पीड अप करने के लिए मैं हायर अथॉरिटी से बात कर सकता हूँ। थैंक यू सर, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। छुट्टियों की फिक्र मत करना, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। समझ नहीं आता पायल, कौन ऐसा कर सकता है? निखिल, हमें लगता है कि शायद रजनी को ये बात जरूर चुभी होगी कि भैया दोबारा शादी करने वाले हैं। सच कहें तो हमें समझ में नहीं आता निखिल कि एक औरत तलाक देके अपनी 4 साल के बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकती है। ना तो उसने हर्जाना मांगा और ना ही रोहन की कस्टडी। हमें लगता है कि वो मन ही मन गुस्सा पाल रही थी, और जब उसे भैया की दूसरी शादी का पता चला तो गुस्सा फूट गया। आप हमसे क्या बात करना चाहते? रजनी जी, आपके बेटे को मारा गया है और आपके एक्स हस्बैंड गायब है। सही कहा आपने। एक साल 4 साल पहले रिश्ता टूट चुका था हमारा। अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। और अपने बेटे से? वो तो रहा नहीं इस दुनिया में। हम उसी के कातिलों को ढूंढने के लिए आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। हमारे पास आपको बताने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम जान लेंगे। फिलहाल आप ये बताइए कि आप कल खुद आ रही हैं या टीम भेजूं आपको यहाँ लेकर आने के लिए? हमको पता है कि आप ये पूछताछ के बहाने बुलाकर सवालों की चाल में हमको फांसेंगे और ये साबित करना चाहेंगे कि सब कुछ हमने किया। देखिए रजनी जी, एक मर्डर केस है और मर्डर केस से ताल्लुक रखने वाले हर किसी से हम पूछताछ करते ही हैं। इसे रूटीन इंक्वायरी कहते हैं। हो सकता है हमें आपसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जो इस केस को सुलझाने में हमारी मदद कर सके। अब आप बताइए, आप हमारी मदद करेंगे या हमें जबरदस्ती आपसे मदद लेनी होगी? पुलिस का फोन था? हाँ, वो हमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। कल बुलाया है। बेटा, रोहन के दाह संस्कार के बारे में क्या कहा निखिल ने? वो लोग चाहते हैं कि पवन ही रोहन की चिता को आग दे, लेकिन जब तक सब मिल नहीं जाते हमको इंतजार करना पड़ेगा। पवन को छोड़ने का तेरा फैसला बिल्कुल सही था। वो आदमी, वो घर तेरे लायक नहीं थे।
काफी कुछ भुगता तूने वहां, लेकिन बेटा रोहन को छोड़ना गलत था। उस बेचारे की कहां कोई गलती थी। सही कह रहे बाबा। अब हमको एहसास हो रहा है कि हमने कितने बड़े भूल कर दी। हमको रोहन को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। ये रजनी का कैरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा है। रजनी को तो उल्टा हमारा सपोर्ट करना चाहिए। उसके अपने बेटे को मारा गया। ये हमारी क्वेश्चनिंग से इतना घबरा क्यों रही है? मुझे भी ये बात काफी अजीब लगी सर। उसे सख्ती से समझाया है, कल आएगी जरूर। निखिल के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, निखिल के बारे में जिससे भी पूछा उनका कहना है कि दोनों भाइयों में काफी अच्छी बनती थी। और अंकिता? अंकिता की किसके साथ बनती थी? सर चंदू ने बताया अंकिता काफी सीधी सादी लड़की है। साहब ये अंकिता ग्रेजुएट है साहब, कंप्यूटर का एक कोर्स भी की है। आजमगढ़ में एक छोटा सा कंपनी है, वहीं पे नौकरी करती है। और लफड़ा वफड़ा तो बहुत दूर का बात है, कोई लड़का से खास दोस्ती भी नहीं है उसका। कभी ऑफिस में कोई दोस्त रहा हो या फिर कॉलेज में? ऐसा कुछ तो मालूम नहीं चला है साहब। इसका शादी जो है वो माए बाप फिक्स किए हैं। मगर साहब एक बात है जो हमको हजम नहीं हो रहा है साहब। क्या? ये जो पवन भारद्वाज है, एक 8 साल के बच्चे का बाप है। दोबारा इसका बैंड बाजा बजने जा रहा है। जो अंकिता है 27 साल की कुंवारी लड़की, ऊपर से सुंदर, तो क्या मतलब बनता है कि एक तलाकशुदा आदमी के साथ शादी करने के लिए रेडी हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि पवन भारद्वाज और अंकिता ने मिलकर यह प्लान बनाया हो? क्योंकि हो सकता है अंकिता ने पवन से कहा हो कि उसे यह बच्चा नहीं चाहिए, और रोहन को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने प्लान बनाया हो, और पवन खुद कहीं गायब हो गया हो ताकि उस पर किसी को शक ना जाए। मतलब बच्चा किसी को नहीं चाहिए था। माँ ने तो बच्चा पहले छोड़ दिया था, और अब बाप को बच्चा दूसरी शादी में रुकावट लग रहा होगा, इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। अभी तक हमें सिर्फ बच्चे की बॉडी मिली है। हो सकता है पवन भारद्वाज और उसकी मां नंदिता भारद्वाज कहीं छुप कर बैठे हो, और कुछ दिनों बाद मामला ठंडा होने पर कोई मनगढ़ंत कहानी लेकर खुद सामने आ जाए। क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था जैसा कि पुलिस सोच रही थी? क्या पवन और उसकी मां जानबूझकर गायब हुए थे? क्या दोनों प्लान पवन ने ही बनाए थे? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस को अगले 24 घंटों में मिल गए। सब इंस्पेक्टर मनीष दुबे बोल रहा हूँ, आउटर लखनऊ पुलिस स्टेशन से। जी मनीष जी कहिए। कुछ दिन पहले आपने हमें 3 लोगों के फोटो भेजे थे। उन 3 लोगों में से 2 के बारे में हमें आज पता चला है। कहाँ मिले आपको वो लोग? सर, यहां पर एक और लाश मिली उस तरफ। उन दोनों के मोबाइल फोन्स भी उनकी बॉडीज के पास ही मिले, लेकिन मोबाइल फोन में एक बात ऐसी थी जो हमको बहुत अजीब लगी। कब हुई इन दोनों की मौत? सर पोस्टमार्टम 22 तारीख को किया गया था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत को हुए 72 घंटे से ऊपर बीत चुके थे। बॉडीज काफी सड़ चुकी थी, इसलिए एग्जैक्ट डेट बता पाना मुश्किल है। हो सकता है ये दोनों मर्डर्स भी 16 अप्रैल को ही हुए हो। ये केस पहले 3 लोगों का मिसिंग केस था, उसके बाद 1 मर्डर 2 मिसिंग, और अब ट्रिपल मर्डर केस बन गया है। पवन और उसकी मां के मोबाइल्स में सिम कार्ड जिस तरह गलत तरीके से डाले गए, उससे लगता है कि यह काम भी कातिल नहीं किया होगा। ये प्लान बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है। ये किसी बहुत ही शातिर दिमाग आदमी का काम है। निखिल, क्या हुआ? पुलिस को अम्मा और भैया की लाश मिली। किसी ने गोली मार दी उन्हें। 8 साल के रोहन की मौत ने सबको चौंका दिया था, लेकिन जब यह पता चला कि 3 लोगों की हत्या हुई है, तो इस खबर ने सिर्फ विक्टिम के परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे शहर को सकते में डाल दिया। कुंदन, इस ट्रिपल मर्डर की क्या वजह हो सकती है? एक बार ये पता चल जाए तो कब, कैसे, किसने ये कांड किया है, ये जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सर इस वक्त हमारे पास 3 सस्पेक्ट्स हैं जिनके पास वजह हो सकती है इन तीनों को मारने की। सर दोनों मोबाइल फोन्स में सिम कार्ड तो थे, लेकिन उल्टे इंसर्ट किए गए थे ताकि फोन किसी भी काम के ना रहे। ना तो विक्टिम किसी को कॉल कर सके और ना ही कोई विक्टिम को। दोनों को मार देने के बाद ऐसा करने का कोई मतलब तो नहीं बनता। मतलब कोई क्यों विक्टिम को मार देने के बाद सिम कार्ड ऐसे छोड़ के जाएगा? सर हो सकता है मारने से पहले किसी ने सिम कार्ड इस तरह से उल्टे डाल दिया। हो सकता है। देखो, रोहन की लाश मिलती है हमें आउटर इलाहाबाद से। पवन भारद्वाज और उसकी मां नंदिता भारद्वाज की लाशें मिलती हैं लखनऊ हाईवे से। तो फिर ये कार बनारस कैसे पहुंची? अगर हम मान लें निखिल जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि उसने 16 अप्रैल की सुबह 9 बजे दोबारा फोन किया विक्टिम को, इसका मतलब ये हुआ कि विक्टिम के घर से निकलने के 2 घंटे के अंदर ही कातिल ने विक्टिम के फोन हासिल कर लिए थे। सर उस दिन घर से 3 लोग निकले और तीनों के मर्डर हो चुके। आई थिंक
जब ये लोग घर से निकले तो इनके साथ कोई और भी था, वो चौथा शख्स। और इस चौथे शख्स ने ही इस त्रिकोण को बनाया या फिर इस प्लान का अहम हिस्सा। पुलिस ये अनुमान लगा रही थी कि कोई चौथा शख्स था जो उस दिन भारद्वाज परिवार के साथ था। हर संभावना को टटोला जा रहा था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि हत्याओं का सिलसिला अभी थमा नहीं था। चौथा मर्डर प्लान बहुत जल्द एग्जीक्यूट होने वाला था। बाहर जब तक मैं बोल रहा हूं मत खोलना। पायल, हमें दरवाजा खोलो। पायल, निखिल, आप ठीक तो? हाँ, लेकिन वो भाग गया। लेकिन वो था कौन? पता नहीं, हमने उसका चेहरा नहीं देखा। वो घर के अंदर आया कैसे निखिल? आपने कुंडी लगाना भूल गए थे क्या? हमें याद है, हमने दोनों कुंडियां लगाई थी। सर, उसने हुड वाला काले रंग का टी शर्ट पहना था और मुंह पर रुमाल था, इसलिए हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। सर, दरवाजे पे फोर्स एंट्री का कोई भी निशान नहीं है। सर, हमें ठीक से याद है, हमने ठीक से दरवाजा चेक किया था और दोनों कुंडियां भी लगाई थी। निखिल, जैसा कि आपने हमें बताया, आप यहाँ अंदर के कमरे में सो रहे थे, राइट? जी। तो फिर हमला होने से पहले आपको कैसे पता चल गया कि आप पर हमला होने वाला है? सर, पता नहीं कैसे हमारी आंख खुल गई। हम करवट बदल रहे थे कि हमने देखा कोई चाकू लेकर हमारी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसका वार चूक गया। फिर वो हमें धक्का देके भाग गया। हमने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो बच के निकल गया। आपने उस आदमी का चेहरा देखा था क्या? नहीं सर, हम तो सो रहे थे। गिलास टूटने की आवाज से हम उठे और हमने देखा कि उस आदमी के हाथ में चाकू था और वो निखिल के साथ हाथापाई कर रहा था और हम इतना घबरा गए थे कि हमारे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। सर, कोई हमें और हमारी पत्नी को मारने की कोशिश कर रहा है। निखिल, कुछ ही दिन पहले आपकी फैमिली के 3 लोगों का मर्डर हुआ है। आपके परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? सर, अगर कोई दुश्मनी होती हम आपको पहले ही बता देते। हम सीआरपीएफ में ऑफिसर हैं, 11 महीने ड्यूटी पे रहते हैं, घर से मीलों दूर। आपके भाई की किसी के साथ कोई दुश्मनी, फलों के बागान को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर? भैया ने तो कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन कर सकता है ये हमला? सर, अब तक हम निखिल को सस्पेक्ट मान रहे थे, लेकिन कल रात उसी पर ही हमला हुआ।
ऐसा लग रहा है कि वो पूरे भारद्वाज खानदान को खत्म करना चाहता है। कुंदन, ये हमला नाकामयाब रहा या फिर प्लान ही था एक नाकामयाब हमले का? सर आपको लग रहा है कि निखिल और उसकी बीवी हमसे झूठ बोल रहे हैं? लग तो ऐसा ही रहा है कि हमला दिखावे के लिए किया गया, ना कि मारने के लिए। निखिल अच्छी तरह से जानता है कि वो भी हमारा एक सस्पेक्ट है। अगर हमने उसको विक्टिम मान लिया तो हमारे शक के रडार से बाहर निकल जाएगा और हम किसी और ही दिशा में इन्वेस्टिगेट करने लगेंगे। राइट सर। कुंदन, अब तो यकीन होने लगा है कि इस कांड में कोई चौथा शख्स भी शामिल है और उसी ने ये तीनों खून किया है। तुम्हें क्या लगता है पुलिस को हमारी बात पर यकीन हुआ होगा? हमने अपना बच्चा खोया है साहब, जिसे हमने जन्म दिया था। आपने अपने बेटे को तो 4 साल पहले ही खो दिया था, जब आपने अपने पति पवन का घर छोड़ा था। सब यही सोचते हैं कि हमें अपने बच्चे की परवाह नहीं थी। सौती थे हम, बहुत बुरी माँ है, लेकिन हमारे लिए भी आसान नहीं था ये फैसला लेना। ऐसी भी क्या वजह थी रजनी जी जो आपने अपने बेटे को अपने साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा? हम अपने बच्चे को बेहतर परवरिश देना चाहते थे साहब, चाहते थे कि उसे कभी किसी चीज की कमी ना हो, जो हम अकेले कभी नहीं कर पाते। हम एक मिडिल क्लास परिवार से हैं साहब, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं। पवन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाई थी पवन से अलग होने के लिए। भरोसा नहीं था खुद पर साहब कि अपने बच्चे की सारी जरूरतें जिंदगी भर पूरा कर पाएंगे या नहीं। फिर ये फैसला लिया कि रोहन के भविष्य के लिए यही अच्छा होगा कि वो अपने पिता के साथ रहे। लेकिन अब पछतावा हो रहा है साहब, अब पछतावा हो रहा है कि काश हमने फैसला ना लिया होता तो हमारा बच्चा हमारे पास होता, हमारे साथ होता। रजनी जी, अगर बात सिर्फ पैसों की थी वो तो आप तलाक के बाद भी ले सकती थी। कानूनन हक था आपका, एलिमनी मांग सकती थी आप। हमको पैसे नहीं चाहिए थे साहब, छुटकारा चाहिए था पवन से, उस घर में नहीं रहना चाहते थे। ऐसा भी क्या हुआ था कि आप अपने पति के घर, अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती थी? शादी से पहले ही जानती थी ना तुम कि पवन को पीने का शौक है? जी, बताया था आप लोगों ने कि उन्हें पीने का शौक है, लेकिन ये नहीं बताया था कि उन्हें पीने की आदत है। और हाँ, अपने बेटे की और एक खासियत बताना भूल गई थी आप, कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं। तमीज से बात करो रजनी, हम सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें कुछ भी सुनाती चली जाओगी। मानते हैं हम कि हमारे बेटे में कुछ कमियां हैं, पर तुम तो उसकी पत्नी हो ना, सुधारो उसे। पति अगर बहक जाए तो पत्नी की जिम्मेदारी बनती है कि उसे सुधारे। आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी माँ जी, माँ होने की जिम्मेदारी। रोका था उन्हें जब वो शराब के आदी हो। बस रजनी, शादी के बाद सोचते थे कि वक्त के साथ पवन समझ जाएंगे, लेकिन वो नहीं समझे। रोहन के आने के बाद लगा कि बाप बनने के बाद अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, लेकिन उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे हम ये बात समझ गए सर कि आदमी नहीं सुधर सकता। 4 साल तक खाली रोहन की वजह से बर्दाश्त करते रहे सर। अगर वहां रहते तो पागल हो जाते, पता नहीं क्या कर बैठते। इतनी घुटन, इतना गुस्सा। घुटन, गुस्सा, पता नहीं क्या कर बैठते। रजनी जी, जब आपने अपने एक्स हस्बैंड की दूसरी शादी की खबर सुनी होगी तो गुस्सा तो आया होगा आपको, नहीं? इसी गुस्से में आपने अपने एक्स हस्बैंड पवन और उसकी मां का कत्ल करवा दिया, यहां तक कि अपने बेटे को भी नहीं बख्शा। और तो और पवन के छोटे भाई निखिल और उसकी पत्नी पर भी हमला करवाया। क्या आपको वाकई में लगता है सर कि हम ऐसा कर सकते, अपने बेटे को मार सकते? रजनी जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, और सवाल हमने पूछा है। सर, हमारा जवाब नहीं है। एक और सवाल पूछेंगे आपसे रजनी जी, और आई एम श्योर इसका जवाब आप ना नहीं दे पाएंगे। रजनी जी, 26 अप्रैल यानी कल रात 12:45
निखिल पर हमला होने के तुरंत बाद आपको एक कॉल आया था। हेलो। ये नंबर फेक आईडी देकर लिया गया, कुछ ही दिनों पहले एक्टिव हुआ है। इसे सिर्फ एक ही कॉल किया गया है, वो भी सिर्फ आपको। यही वो आदमी है ना रजनी जी, जो 16 अप्रैल को आपके एक्स हस्बैंड और उनकी माँ और आपके बेटे के साथ था, और इसी ने उन तीनों का कत्ल किया। हमको नहीं मालूम वो कौन था। हम मानते हैं कि हमको फोन आया था, लेकिन वो कौन था हम नहीं जानते। हेलो रजनी, काम हो नहीं पाया, दोनों बच गए, कुछ और सोचना होगा। क्या बोल रहे हो तुम? कौन हो? आपको फोन आया, उसने कहा काम नहीं हो पाया है, दोनों बच गए, और आपने फोन काट दिया। ये बात आपने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? आपने निखिल और उसकी पत्नी पर हमला करवाने के लिए किसे भेजा था रजनी जी? सर हम नहीं जानते वो आदमी कौन था। हमको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। अगर हम चाहते तो आप लोग उससे झूठ भी बोल सकते थे, लेकिन हमने सही सही बता दिया। हम जानते थे कि पवन दोबारा शादी करने जा रहे हैं, लेकिन ना तो हमको इस बात का दुख था, ना ही गुस्सा। क्या रजनी सच कह रही थी? क्या वाकई कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, या फिर ये रजनी की कोशिश थी अपने आप को बचाने की? आखिर निखिल और पायल पर हुए हमले का सच क्या था? कौन खेल रहा था ये मौत का खेल, और कौन था वो चौथा आदमी जो उस दिन पवन की फैमिली के साथ था? अपने बंदों को काम पर लगाओ। निखिल और रजनी दोनों की हर मूवमेंट पर नजर रखो। कहीं कोई सुपारी निकली हो, कोई कीमत अदा हुई हो, बात कहीं ना कहीं जरूर निकलेगी, किसी ना किसी कान में जरूर पड़ेगी। सर, अंकिता से बात करते हैं, बुलाओ। हमने सुना था पवन जी अच्छे इंसान थे, फैमिली भी अच्छी थी उनकी, वेल सेटल थे, कोई वजह ही नहीं थी इनकार करने की, और हमारे माँ बाबा भी इस रिश्ते से खुश थे। तुम अपनी मर्जी से राजी हुई थी शादी के लिए? जी सर। हाँ, शुरुआत में कुछ डाउट्स थे हमको, थोड़ी झिझक भी थी। ये दूसरी शादी थी पवन जी की, रोहन हमको माँ मानेगा या नहीं, ये सारे डर थे हमारे अंदर। लेकिन फिर हमारी रोहन से बात हुई और सब ठीक हो गया। पवन और रोहन से तुम्हारी सिर्फ फोन पर बात हुई, कभी मिली नहीं थी उनसे? नहीं सर, सिर्फ रोहन और पवन जी की एक फोटो देखी थी। तुम खुश थी इस शादी से? सर आप ये सवाल हमको पहले भी कर चुके हैं, और हमने तब भी हाँ कहा था, और शादी की बात चल रही थी, शादी हुई नहीं थी हमारी। पवन को पीने की आदत थी, ये बात पहले से पता थी तुम्हें? जी, पवन जी ने खुद हमसे कहा था। फिर तो पवन ने यह भी बताया होगा कि पवन की पहली पत्नी ने उसके इस पीने की आदत से तंग आकर उसे छोड़ दिया था। इतना जानते थे सर कि पवन जी की शराब वजह थी तलाक की, और यह भी सुना था कि रजनी की पवन जी की माँ से भी नहीं बनती थी। रजनी से मिली थी कभी? सिर्फ एक बार, जब उन तीनों का दाह संस्कार किया गया था। तुमने अभी कहा कि जब तुम्हें शादी का प्रस्ताव आया था तुम्हें कुछ डाउट्स थे। जी। अगर पवन को बेटा नहीं होता तो इस शादी का फैसला लेना थोड़ा आसान होता ना? सर ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका क्या जवाब दें हम आपको? सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आप बेकार में हम पर शक कर रहे हैं। आपको लगता है कि हमने पैसे और प्रॉपर्टी के लिए इस रिश्ते को हाँ कहा था। ऐसा नहीं था क्या? नहीं सर, हमने बहुत प्रैक्टिकली सोच समझकर हाँ कहा था। सर रोहन को अपनाने का फैसला हमने दिल से लिया था। एक बड़े घर में शादी करने के लिए एक बच्चे को मार डालने की बात हम सोच भी नहीं सकते। और आप जरा ये तो सोचिए कि अगर हमने सच में रोहन को मारा होता तो हमारे होने वाले पति और सास को क्यों मारते? पायल, हम अगले हफ्ते असम के लिए वापस निकलेंगे। हमें ड्यूटी भी वापस ज्वाइन करनी है, और इस घर में मन भी नहीं लगता। आपकी पुलिस से कुछ बात हुई? क्या बात करें, हमें नहीं लगता वो इस केस को कभी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक इंसान पे शक है, और वो हम। सर दिन रात अलग अलग टीम्स नजर रख रही हैं इन तीनों पर, एक एक हरकत ट्रैक की जा रही है, लेकिन अभी तक इन तीनों ने किसी चौथे शख्स को कांटेक्ट नहीं किया, और ना ही उस चौथे शख्स ने इन तीनों में से किसी। चौथे आदमी के होने की संभावना सिर्फ एक अनुमान था, एक थ्योरी, क्योंकि 8 साल के रोहन भारद्वाज की गला दबाकर हत्या की गई थी। पवन और उसकी मां पर क्लोज रेंज से फायर किया गया था। जो 3 लोग साथ में सफर पर निकले थे वो मारे जा चुके थे, लेकिन सफर में इस्तेमाल हुई गाड़ी कहीं दूर वीराने में पड़ी मिली थी।
जाहिर सी बात है कि गाड़ी को हादसे की जगह से दूर ले जाने वाला कोई चौथा शख्स था। इस संभावना को सच साबित करने के लिए सबूत की जरूरत थी और अचानक पुलिस के हाथों वो सबूत लगा। एक ट्रांजैक्शन हुआ था पवन भारद्वाज के अकाउंट से। किस तारीख को हुआ था ये ट्रांजैक्शन? 16 अप्रैल 2015 को एटीएम से पैसे विड्रॉ किए गए थे। कौन से एटीएम से? ओरैया ब्रांच के एटीएम से। सर, मैंने पवन और निखिल के बैंक अकाउंट चेक करने के लिए कहा था और पवन के बैंक ट्रांजैक्शन से एक बात सामने आई है। क्या? सर, 16 तारीख, जिस दिन ये तीनों आगरा से निकले थे, उस दिन ओरैया के एक एटीएम से पवन ने पैसे निकाले थे दोपहर 3:05 पर। उस एटीएम के सीसीटीवी का फुटेज मंगवाओ। पवन खुद आया था पैसे विड्रॉ। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था कि कोई चौथा आदमी मिला। ये रहा वो चौथा आदमी। शक्ल ठीक से नहीं दिख रही। सर, एक कैमरा सीसीटीवी एंट्री गेट के ऊपर भी लगा हुआ है। ये रहा वो चौथा आदमी हमारे सामने। कुंदन, ये आदमी मुझे चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। इस केस का राज यही आदमी खोल सकता है। तो गोविंद खबरी को काम सौंपा है, जल्दी न्यूज मिल जाएगी। हाँ साहब, हमने बोला था ना एक दिन में पूरी खबर निकाल लेंगे। 12 घंटे हुए, मैंने पूरी खबर निकाल ली है। अब फटाफट नाम बता। जतिन भंडारी नाम है साहब। आप ही के शहर आगरा का ही रहने वाला है। छोटा मोटा काम मिले तो कर लेता है, ऐसे ज्यादातर वो ड्राइवरी का काम करता है। रहता कहाँ है जतिन? सब बता दूंगा साहब, लेकिन कोई फायदा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं वो आपको घर पे। जी, जतिन का है? वो तो बाहर गया हुआ है, काफी दिन हो गए साहब। कहाँ गया? कुछ बता के नहीं गया साहब, ना कहा कि कोई काम मिला है इसलिए बाहर जा रहा हूँ। उसका मोबाइल नंबर दो। सर, जतिन का फोन अभी भी स्विच ऑफ है। उसकी माँ को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। हमारे तीनों सस्पेक्ट्स, निखिल, रजनी और अंकिता, इन तीनों ने भी यही कहा होगा कि वो इस जतिन को नहीं जानते। नहीं सर, इनफैक्ट जतिन का फोटो देखते के साथ ही निखिल उसे तुरंत पहचान गया था। सर, ये तो जतिन भंडारी है। ये उस दिन भैया के साथ था। हाँ, सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है। गाड़ी वही चला रहा था। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। निकलने से कुछ देर पहले मेरी भैया से बात हुई थी। वो गाड़ी खुद चलाने वाले थे। जतिन की फोटो देखते के साथ ही निखिल काफी हिल गया था। कह रहा था कि जतिन उसके भाई के साथ हो ही नहीं सकता। सर, बात बिल्कुल साफ है। भैया कभी इस आदमी के साथ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कुछ क्या था जतिन ने? सर, दरअसल जतिन और भैया की काफी बनती थी। वो अक्सर घर भी आया करता था। उम्र में भैया से छोटा था, लेकिन भैया हमेशा उसके साथ ही शराब पिया करते थे। अम्मा को लगता था कि जतिन की वजह से भैया और बिगड़ रहे हैं, इसलिए भैया की तलाक के बाद हमने थोड़ी सख्ती बरती और जतिन से कह दिया कि भैया से ना मिला करें। हमें नहीं लगता अम्मा कभी जतिन को साथ ले जाने के लिए राजी होती। और निकलने से पहले हमारी भैया से बात भी हुई थी। आप निकले नहीं अभी तक? 1 मिनट के अंदर आजमगढ़ के लिए मार्च शुरू होगी। भैया ने कुछ नहीं कहा था। शायद वो कह ना पाए हो। साफ दिख रहा है कि जतिन 16 अप्रैल को आपकी फैमिली के साथ था। जतिन इस वक्त हमारे केस की सबसे अहम कड़ी। इस ट्रिपल मर्डर केस में चौथे इंसान के इन्वॉल्वमेंट की थ्योरी सच साबित हुई और अब पुलिस उस चौथे शख्स यानी कि जतिन भंडारी को ढूंढने में लग गई। लेकिन अतीत में दफन कई राज अब भी सामने आने बाकी थे। अवाक और अचंभित करने वाली सच्चाई सामने आए उससे पहले एक हल्का सा झटका पुलिस को तब लगा जब जतिन भंडारी अपने आप पुलिस के सामने पेश हुआ। साहब, हमारा नाम जतिन भंडारी है साहब। हम घर पहुंचे तो माँ ने बताया आप हमसे मिलना चाहते हैं।
ये बात सच है कि 16 तारीख को जब पवन भैया, नंदिता चाची और रोहन आजमगढ़ के लिए निकले थे, तब हम उनके साथ थे साहब। यहाँ तक कि गाड़ी भी हम ही चला रहे थे। ये बताओ, उन तीनों को मारा किसने? और तू इतने दिन छिपा हुआ कहाँ था? हम छुपे हुए नहीं थे साहब, हमें तो इन तीनों की मौत की खबर भी नहीं थी। हमें तो ये बात कल शाम को मालूम पड़ी जब हमारी अपनी माँ से बात हुई। साहब 2 सप्ताह के लिए महू गए थे, वहाँ पे काम मिला था, तो अपनी सिम बंद करके वहाँ की सिम ले ली थी साहब। चल मान लेते हैं तू जो कह रहा है सही कह रहा है। तू ये बता, तू उनके साथ था कहाँ तक? आजमगढ़ तक साहब, वहीं तो जा रहे थे वो लोग लड़की देखने के लिए। साहब जैसे हम आजमगढ़ पहुंचे ना, हम गाड़ी से निकल गए। पवन भैया गाड़ी लेके आगे निकल गए, हमने बस पकड़ी और पहुंच गए मऊ। इतना पिटेगा, इतना कुटेंगे तुझे कि तू सीधा पहुंचेगा आईसीयू। सच बोल, सच। अब हम सच बोल रहे हैं साहब, हम सच बोल रहे हैं। सच बोल रहा है तू? हाँ? पवन की गाड़ी मिलती है बनारस से, रोहन की लाश मिलती है इलाहाबाद से, पवन और उसकी मां नंदिता की लाशें मिलती हैं लखनऊ से, और उनके फोन स्विच ऑफ होते हैं इटावा में। और तू कह रहा है कि तू उन्हें आजमगढ़ छोड़ के निकल गया? साहब हमने उन्हें आजमगढ़ ही छोड़ा था, हमें टाइम भी याद है, लगभग शाम के 7:30 बजे थे साहब। तेरी ये बात भी सही है। अब ये बता, तू उनके साथ क्यों गया था? एक रात पहले 15 अप्रैल को हम पवन भैया के साथ बैठ के शराब पी रहे थे। हर बार की तरह उन्होंने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली थी। सर पवन भैया की हालत नहीं थी कि वो खुद घर जा पाए, इसीलिए हम खुद उन्हें छोड़ने गए थे। चाची जी वो पवन भैया ने आज थोड़ी ज्यादा पी ली है। क्यों इससे इतनी पीने दी? तुम्हें पता है ना कल हमें आजमगढ़ जाना है, और गाड़ी भी तो इसे ही ड्राइव करनी है। सर आगरा से आजमगढ़ का रास्ता लगभग 10-12 घंटे का है। पवन भैया ने वैसी रात को बहुत ज्यादा पी ली थी, तो हमें लगा सुबह सुबह उनके लिए ड्राइव करना सेफ नहीं होगा, और हमें भी मऊ जाना था, तो इसीलिए अगले दिन सुबह सुबह हम खुद पहुंच गए ड्राइव करने के लिए साहब। अम्मा और रोहन गाड़ी में बैठ चुके हैं, बस 1 मिनट के अंदर आजमगढ़ के लिए मार्च शुरू होगी। तुम चला पाओगे गाड़ी? लाओ भैया हम चला लें। नमस्ते चाची। अरे जतिन तुम यहाँ? अरे भैया मैं मालूम था आपकी कल की उतरी नहीं होगी, इसीलिए हम खुद आ गए। देखो भैया ऐसा है, हमें जाना है मऊ, तो आप है ना आजमगढ़ तक अगर आप कहो तो हम ड्राइव कर लेते हैं, तब तक आप आराम कर लो, क्या बोलते हो? और चाची कल जो हुआ ना उसके लिए सॉरी, हमें पवन भैया को इतना पीने नहीं देना चाहिए था, और हमें मालूम था आपको आजमगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है आज, इसीलिए हम खुद आ गए। जतिन ने तूने बड़ा अच्छा किया, हम तो खुद ही सोच रहे थे इतनी दूर तक गाड़ी कैसे चलाएंगे, हमारा सर अभी तक भारी है ना? ये अच्छा है, गाड़ी तो चला। और हम निकल गए आजमगढ़ के लिए। बीच में होल्ड कहाँ लिया था? साहब लगभग सुबह के 9 बजे एक ढाबे पे रुके थे हाईवे पे नाश्ता करने के लिए। 2 बजे के करीब दोपहर का खाना खाया, और हाँ 3 बजे एक ATM पे रुके थे, पवन भैया कुछ पैसे निकालने थे। उसके बाद हमने सीधी गाड़ी चलाई, तब तक पवन भैया की हालत थोड़ी ठीक ठाक हो गई थी। जैसे ही आजमगढ़ पहुंचे पवन भैया ने गाड़ी संभाल ली और हम निकल गए मऊ के लिए। साहब पूरे रास्ते तीनों बहुत खुश थे साहब, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। साहब कुछ मालूम पड़ा कातिल कौन है साहब? जी साहब। सुन जी। हमसे बिना पूछे शहर छोड़ के कहीं मत जाना। जी साहब। कुंदन सर, इस जतिन भंडारी की कुंडली निकालो। आई एम श्योर इन तीनों मर्डर में ये इन्वॉल्व है। निखिल, रजनी, अंकिता, इन तीनों में से किसी ना किसी एक के साथ इसका कनेक्शन जरूर हो। जतिन पर कड़ी निगरानी रखी गई। अगले दिन जतिन के कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस के हाथ में थे। फोन रिकॉर्ड स्कैन करने के बाद जो कहानी सामने आई वो पुलिस के सारे अनुमानों से बिल्कुल विपरीत थी और उतनी ही ज्यादा चौंकाने वाली थी। कुंदन, बुलाओ इस निखिल भारद्वाज को। बहुत घुमा लिया इसने, अब खुल के बात करने का वक्त आ गया है। निखिल, जिस तरह से तीनों मर्डर हुए, बात बिल्कुल साफ है कि प्लानिंग बहुत पहले से की जा रही थी। ऐसा नहीं है कि अचानक 15 अप्रैल को जतिन तुम्हारे भाई से मिला, खूब दारू पिलाई
और उसके अगले दिन 16 अप्रैल को गाड़ी चलाने की ऑफर किया। ये सारी चीजें एक प्लान का हिस्सा थी जिसे जतिन ने किसी और के साथ मिलकर रचा था। साहब हमने तो सामने से आके खुद सब कुछ सच सच बताया था आपको साहब, फिर क्यों पकड़ के ले जा रहे हो साहब? डालो से साहब, हमें जानकर बड़ी हैरानी हुई कि पवन भैया ने फिर से जतिन के साथ मेलजोल बढ़ाया। उस दिन जतिन भैया के साथ था, ये बात भैया ने हमसे छुपाई। छुपाने को तो तुमने भी हमसे बहुत कुछ छुपाया निखिल, जो तुम अब भी बताने में हिचकिचा रहे हो। सर कैसे बताएं, हमें तो यकीन ही नहीं होता। पायल, पायल, क्या तुम्हारा जतिन के साथ अभी भी कुछ? निखिल, जतिन कई महीनों से तुम्हारी पत्नी पायल के साथ टच में है। 16 अप्रैल को जिस दिन तुम्हारा भाई आजमगढ़ के लिए निकला, उस दिन भी जतिन की तुम्हारी पत्नी पायल के साथ कई बार बातें हुई थी। सर, शादी के बाद हमारी पोस्टिंग गुवाहाटी में हो गई थी, लेकिन पायल यहीं आगरा में रहती थी भैया और अम्मा के साथ। जतिन की पवन भैया से अच्छी पहचान थी। वो अक्सर घर भी आता था, कभी कभी तो जब भैया नहीं होते थे तब भी आता था। जतिन और पायल के अफेयर के बारे में सबसे पहले अम्मा को पता चला। प्रणाम चाची जी, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं। पवन तो बाहर गया है। जी हम जानते हैं, हमें तो वो पायल भाभी ने फोन किया था, उन्हें कुछ काम था ना, इसीलिए आए थे हम। अरे जतिन, कैसे हो? आओ बैठो। हाँ। हम अपनी दवाई लेना भूल गए हैं, लेकर आते हैं। ठीक है। हम जब छुट्टी पर घर आए तब माँ ने हमें सब बताया। फिर भैया ने भी कहा कि उन्होंने भी बातें सुनी हैं पायल और जतिन के साथ में घूमने की। जतिन अक्सर पायल के साथ बेडरूम में होता था। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। जतिन को हम सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानते हैं, कभी कुछ काम होता है तो बुला लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी क्या काम है जो बेडरूम का दरवाजा बंद करके होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो, हम तुमसे साफ साफ बात कर रहे हैं। तुम्हें जो भी फैसला लेना है हमें बता दो। अगर तुम जतिन के साथ रहना चाहती हो तो हम तुम्हें तलाक दे देंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। देखिए, हमें सिर्फ आपके साथ रहना है। पायल, अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो जतिन को भूलना होगा, और अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, हमारे साथ आसाम चलोगी, समझी? निखिल हमें जतिन से दूर ले गए, लेकिन हम जतिन को कभी भूल नहीं पाए। निखिल को सब कुछ पता चल गया, उसके बाद भी तुम जतिन के साथ टच में थे। तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 15 अप्रैल को तुम्हारी जतिन के साथ बात हुई थी, जिस दिन जतिन, पवन, तुम्हारी सास नंदिता और रोहन घर से निकले थे, ठीक उससे एक दिन पहले। पायल, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। कैसा मौका? कौन सा मौका? मौका हमारे एक होने का, मौका पवन, उसकी माँ और उसके बेटे को रास्ते से साफ करने का। उसे क्या मिलेगा? सब कुछ, उनका घर, उनकी प्रॉपर्टी, सब तुम्हारे ही पास आएगी ना, कोई बचेगा ही नहीं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा जतिन। तुम हमसे प्यार करती हो ना? हद से ज्यादा। लेकिन जिंदगी साथ गुजारने के लिए प्यार से ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। पता है, उसी का इंतजाम कर रहे हैं, इसलिए डरो मत, सब कुछ हम पर छोड़ दो। अब काम पूरा होने के बाद ही तुम्हें फोन करेंगे।
पायल को पवन, उसकी मां और उसके बेटे की हर मूवमेंट की जानकारी थी। प्लान के मुताबिक एक दिन पहले जतिन ने पवन को काफी ज्यादा शराब पिला दी थी ताकि जतिन को उनके साथ गाड़ी में जाने का मौका मिले। निखिल पायल को ले गया। उनके जाने के बाद हमने फिर से पवन भैया से दोस्ती करी, शर्मिंदा होने का नाटक करा, माफी मांगी। शराब पीने के लिए पवन भैया को एक साथी की जरूरत हमेशा होती थी। आखिर उन्होंने हमें माफ कर दी। धीरे धीरे उनके घर आना जाना चालू हुआ और हमने माँ जी का भी भरोसा जीत लिया। सिर्फ तुम जानते थे कि उस दिन जतिन क्या करने वाला था। जतिन तीनों को मार चुका है, ये बात भी सबसे पहले तुम्हें पता चली क्योंकि जतिन ने तुम्हें फोन पर बताया था। अरे यार, ये गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए हम लोग? कहाँ पहुंच गए? पहुंचे नहीं भैया जी, पहुंचने वाले हैं। आपके होने वाले ससुराल यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। थोड़ा हल्का होने के लिए रोके, आप भी हल्के हो लो। तीनों को मार डालने के बाद जतिन गाड़ी लेकर बनारस पहुंचा ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। पवन और उसकी मां के मोबाइल्स में उल्टे सिम कार्ड तूने ही डाले थे ना? अरे पवन भैया, थोड़ा अपना फोन दीजिए ना, हमारे फोन की बैटरी चली गई है। ये लो, हमारे से फोन करो। अगर 2 पान और लगा दो। हाँ माँ, शाम को 7:30 बजे तक आजमगढ़ पहुंच जाएंगे हम। पायल ने बताया था हमें, निखिल अपने भाई की बहुत फिक्र करता था, हर रोज बात करता था। चाची जी, वो 1 मिनट के लिए फोन देंगी? हमारे फोन की बैटरी चली गई थी और माँ से बात करनी थी। हम नहीं चाहते थे कि निखिल या किसी और को ये पता चले कि हम पवन के साथ हैं, इसीलिए हमने जैसे ही पहला हॉल्ट लिया, हमने दोनों के मोबाइल्स के सिम कार्ड रिवर्स में डाल दिए ताकि उनका किसी से कांटेक्ट ना हो पाए और उन्हें उनके मोबाइल वापस कर दिए। हमने बहुत समझाया जतिन को, बहुत रोका। हमने उसे कहा कि अगर वो हमारे साथ घर बसाना चाहता है तो उसे मेहनत से पैसे कमाने होंगे, तभी हम एक हो सकते हैं। लेकिन उसने हमारी एक बात नहीं मानी। हम भी तुम्हारी बात नहीं मानते क्योंकि इस जुर्म में तुम शामिल तो हो पायल, वो भी पूरी तरह से। जतिन क्या करने वाला था, कब करने वाला था, कैसे करने वाला था, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी चुप रही। उस रात निखिल पर जो हमला हुआ था वो सच में हुआ था ना पायल? क्या मिलेगा? सब कुछ, उनका घर, उनकी प्रॉपर्टी, सब तुम्हारे ही पास आएगी ना, कोई बचेगा ही नहीं। कैसे कोई नहीं रहेगा? निखिल है ना, सब कुछ उसे मिलेगा, हमें नहीं। पहले इन तीनों से निपटते हैं, फिर उस निखिल को भी शहीद कर देंगे। हम सोचे थे निखिल को मार देंगे और पायल को थोड़ा जख्मी कर देंगे ताकि उसके ऊपर कोई शक न करे और सारा शक रजनी के ऊपर जाए, इसलिए तूने उसे वो फोन किया था। हेलो रजनी, काम हो नहीं पाया, दोनों बच गए। ये आइडिया पायल का था। पायल ने निखिल के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करी थी कि ये सारा कराधारा रजनी का है। शायद रजनी को ये बात जरूर चुभी होगी कि भैया दोबारा शादी करने वाले हैं। बड़ी चालाकी से खिला पायल, अपने आशिक के हाथों अपनी ही फैमिली के 3 लोगों का कत्ल करवा दिया। अपने पति को भी रास्ते से हटाने की कोशिश की और पूरी कोशिश की ये सारे इल्जाम पवन की एक्स वाइफ रजनी पर लगाने की। लेकिन अफसोस, तुम्हारी ये सारी कोशिशें नाकामयाब रही।
निखिल पर हमला करने वाला वो अज्ञात शख्स जतिन ही था। पायल अच्छी तरह से वाकिफ थी कि कब हमला होने वाला था। रोहन की मां और पवन की एक्स वाइफ रजनी अपने मासूम बेटे की मौत से दुखी है। उसे आज इस बात का अफसोस है कि वो अपने बेटे को अपने साथ नहीं ले गई। अंकिता अपनी नई जिंदगी में कदम रखने ही वाली थी कि एक तूफान ने आकर सब कुछ बिखेर दिया। अब अंकिता फिर से एक आम जिंदगी जीने की कोशिश में लगी है। जतिन और पायल ने अपने अरमान पूरे करने के लिए 3 जिंदगियां खत्म कर दी और एक और इंसान को मारना चाहा। वो दोनों इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। पायल ने यह दलील दी थी कि वो जतिन के इस मर्डर प्लान से कभी सहमत नहीं थी और ना ही वो इस षड्यंत्र में शामिल थी, लेकिन अपने आप को बचाने की उसकी एक कोशिश नाकामयाब रही। पायल और जतिन के कॉल रिकॉर्ड से यह बात साफ हो चुकी थी कि पायल इस साजिश से पूरी तरह से वाकिफ थी। मर्डर कब होने वाला था, कब हुआ, ये सारी जानकारी उसे दी गई थी। पायल इस अपराध में उतनी ही भागीदार थी जितना कि जतिन। क्राइम ऑफ पैशन, मोहब्बत का अंधा जुनून जब अपराध की शक्ल इख्तियार कर लेता है तब कई जिंदगियां बर्बाद होती हैं। हम अक्सर ऐसे केसेस के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं जिनमें अपराध की जड़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़ी हुई होती है और अक्सर ऐसे केसेस में वो लोग कानून की गिरफ्त में आते हैं जो अपराध के माध्यम से अपनी अधूरी प्रेम कहानी की हैप्पी एंडिंग लिखने की बेवकूफी करते हैं और अक्सर ये स्टूपिड प्रेम कहानियां क्राइम स्टोरीज बनकर रह जाती हैं। हम आपको बता दें कि कल यानी रविवार को क्राइम पेट्रोल सतर्क का एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होगा, लेकिन याद रखें अगले शुक्रवार को क्राइम पेट्रोल सतर्क का एपिसोड रात 10:30 बजे टेलीकास्ट होगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।